Hello, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to the Creatrix YouTube channel. Welcome to the marathon session on measurements. Right? तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके गेट के एग्जाम में बहुत प्रोबेबल है। ठीक है ना? इस तरीके के इस पैटर्न के क्वेश्चंस जनरली गेट में पूछे जाते हैं। उसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेंगे ताकि मेजरमेंट्स का ओवरऑल रिविजन हो जाए और हम उस तरीके के क्वेश्चंस को टारगेट करें जो जनरली गेट में पूछे जाते हैं। राइट? So welcome to the marathon session. Most expected questions on electrical and electronic measurements, right? So before moving on, let me give you a very brief introduction of myself. My name is Raman Kapoor. I'm BTech Electrical Engineering from NIT Durgapur and MTech from IIT Roorkee. If somebody is aspiring for GATE 2022 and 2023, so we as a team would recommend you to come to Unacademy Plus and Unacademy Iconic. और अगर आप इस टाइम पे अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कोड लगाना है RK227 विच इज माई कूपन कोड. You apply this code and you get 10% off on Unacademy Plus, right? Unacademy Plus या Unacademy Iconic को ज्वाइन करने का जो टाइम है वो अभी है क्योंकि आपको पूरा साल मिलेगा प्रिपरेशन का और यही राइट टाइम है गेट 22 और 23 के लिए एनरोल करने के लिए, राइट? So I teach electrical and electronic measurements, network theory, control systems, electrical machines and presently जो मैंने YouTube पे पढ़ाया है वो है electrical and electronic measurements का क्रैश कोर्स. मैंने 2 क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के लिए हैं. एक जो मैंने नवंबर और दिसंबर के मंथ में लिया था जिसमें हमने कुछ थ्योरी भी कवर करी थी, कॉन्सेप्ट्स भी, प्रॉब्लम्स भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी. इसके अलावा अभी अभी मैंने फिनिश किया है हमारा उम्मीद क्रैश कोर्स जो सिर्फ 5 डेज में मैंने मेजरमेंट्स का एक क्विक रिविजन आपको करवाया है, राइट? सो आई होप कि आपको दोनों कोर्सेज से बेनिफिट हुआ होगा और मेजरमेंट्स में आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, राइट? And if you are aiming for GATE 22 and 23, then I have already told you that you have to come to Unacademy Plus and Unacademy Iconic according to your preference and convenience. Unacademy Plus के ये एडवांटेजेस हैं: लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट्स, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग, नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस. और ये सारी एडवांटेजेस आपको Unacademy Iconic पे भी मिल जाती हैं. लेकिन आइकॉनिक का जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि देयर इज वन ऑन वन गाइडेंस ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. तो जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं वो Unacademy आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अभी से उनको एक पाथ मिल जाएगा प्रॉपर कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, राइट? और रिगार्डिंग द प्राइसेस, these are the prices for Unacademy Plus for 12 months, 18 months and 24 months. And please remember you have to apply the code RK227 to get 10% off. आप ये कोड जैसे ही लगाएंगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. And respectively for Unacademy Iconic, this is my coupon code and these are the prices, right? In addition to that, you can follow me on Unacademy Learning app. आप Unacademy Learning app इंस्टॉल करिए और वहां जाके आपको मेरा प्रोफाइल दिख जाएगा RK_educator में. उसमें कई सारी स्पेशल क्लासेस हैं जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं और आने वाले प्लस कोर्सेज का भी नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी आ जाएगा, राइट? एंड in addition to that, if you want some personal guidance before the exam or after the exam, then I have enabled the direct messages option. इसमें डायरेक्ट मैसेज भी आप मुझे कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं, राइट? दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर हम जो भी टॉपिक यूट्यूब पे कंप्लीट करते हैं उसका पीडीएफ फॉर्मेट हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर पाए, राइट? एंड दीज आर द वेरियस चैनल्स अंडर Unacademy on YouTube, राइट? सो लेट अस बिगिन द मैराथन सेशन. प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन मेजरमेंट्स आपको साथ साथ मेरे सॉल्व करना है. मैं भी यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर्स निकालूंगा और आप भी साथ साथ पैरेलली सॉल्व करेंगे. तो ऑलमोस्ट हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन तो लिया ही है, तो हम इस मैराथन सेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे. कैलकुलेटर, अपना रजिस्टर और पेन लेकर बैठेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे और इजी लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, a moving coil of a meter has 250 turns and length and depth of 40 mm and 30 mm respectively. It is positioned in a uniform radial flux density of 450 millitesla. The coil carries a current of 160 milliamperes. What is torque on the coil, right? The options are 0.0216 Newton meters, 0.0456, 0.1448 and 1 Newton meters, right? सो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है आपका? आपको एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व करना है, जस्ट लाइक आपको एग्जाम में करना है.
moving coil, it means PMMC की बात हो रही है इधर, based upon the language that this question is supporting. Has 250 turns, मतलब number of turns in moving coil कितने हैं? 250. Length and depth of 40 mm and 30 mm, right? So this is your L, this is your D. यहाँ से आपको face area of the coil मिल जाएगा. It is positioned in a uniform radial flux density. Okay. मिली टेस्ला, मतलब B दिया हुआ आपको. Coil carries, moving coil में कितना करंट जा रहा है? That is your I. What is torque on the coil? What torque they are talking about? They are talking about the deflecting torque, isn't it? So I can directly apply the formula. Therefore, TD for PMMC instrument is given by NBA into I. PMMC इंस्ट्रूमेंट में N इंटू बी इंटू ए को हम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या डी आर्सोवल कांस्टेंट या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं. सो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई. नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन टू मी. व्हाट इज ए? ए इज फेस एरिया ऑफ द कॉइल, दैट इज L इंटू डी. और जनरली मैं आपको हमेशा बताता भी हूं कि आप ऐसा ही यूनिट्स में सॉल्व करिए और एंड में आप उसको अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शंस देख लीजिए किस में आंसर दिया हुआ है. सो आई विल राइट इट एज 40 इंटू 30 into 10 to the power minus 6 meter square, right? It will come out to be mm square, so I am converting it into meter square. It is positioned in a uniform radial flux density, right? Okay, that is basically equal to 450 into 10 to the power minus 3. Current is given. You can directly apply the formula. So this is equal to 250. Okay. What is B? B is 450 into 10 to the power minus 3. What is face area of the coil? Just now calculated. That is 40 into 30 into 10 to the power minus 6. And what is my current? That is 160 into 10 to the power minus 3. आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो न्यूटन मीटर्स में आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट्स में ले लिया है. आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. So this is 250 into 450. So this is 0.0216, right? I hope everybody is able to solve this. ये direct formula based question भी कई बार आ सकते हैं, right? So option A is absolutely correct. 0.0216 Newton meters is the deflecting torque on the PMMC coil, right? So option A is absolutely right. Let us move to the next question. The meter constant of a single phase 100 volt induction watt meter is 600 revolutions per kilowatt hour. The speed of the meter disc for a current of 15 amperes at 0.8 power factor lagging will be, right? The options are 30.3 rpm, 16 rpm, 12 rpm, 33.1 rpm, right? तो मैंने जब आपको कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स बताए थे एनर्जी मीटर के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि आपको कोई फॉर्मूला रिमेंबर नहीं करना है, सिर्फ आप एनर्जी मीटर की यूनिट के हिसाब से आप एक अननोन पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? सो व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड रेवोल्यूशंस पर मिनट. तो मैं एनर्जी मीटर के मीटर कांस्टेंट की यूनिट से, दैट इज रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर से, मैं रेवोल्यूशंस पर मिनट को एलिमिनेट कर दूंगा, एंड दैट वुड बी माय करेक्ट आंसर. व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट इज मीटर कांस्टेंट? Meter constant is equal to K, that is equal to 600 revolutions per kilowatt hour. ठीक है ना? मुझे revolutions per minute बनाना है, तो मैं कह सकता हूँ it is 600 revolutions per kilowatt hours को मैं 60 मिनट लिख सकता हूँ. Okay, that is fine enough. So it means I have to eliminate this. So this comes out to be 10 upon, this is kilowatt, and this is my revolutions per minute, right? So अगर मैं न्यूमरेटर में किलोवाट बना दूं और किलोवाट को कैंसिल आउट कर दूं, so whatever is left out is the quantity in revolutions per minute, right? So how will I do that? This is the standard way to solve, right? So you can say this is 10 upon kilowatt, revolutions per minute will be eliminated, and I will make the numerator in kilowatts. I have my supply voltage V, I have my load current with me,
and I have power factor as well, right? And if I multiply VIL cos phi, I'll get the value in watts, and if I divide by 1000 in the end, I get kilowatts, isn't it? So I can say simply this is 100 into 15 into 0.8. This will be in kilowatts if I divide the result by 1000, right? So what will happen? This and this will cancel out, and whatever you get will be the value in RPM, right? So it can simply be like this: 1, 2, and 3. This cancels out. So 15 into 0.8 is 12. So option C is correct. करेक्ट? तो आप देखिए, मैं तो कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली पता है 15 into 0.8, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन. सो इज इट क्लियर और नॉट, राइट? सो आपने सिर्फ एनर्जी मीटर की यूनिट से, रेवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर से रेवोल्यूशंस पर मिनट को एलिमिनेट कर दिया. सो द आंसर इज 12 RPM, ऑप्शन सी, राइट? सो दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एनर्जी मीटर कांस्टेंट, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल है. Okay, let us deal with the next question. Two sinusoidal signals with equal amplitudes and frequencies are applied to both inputs of a CRO. जो आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो CRO पे, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम है. An ellipse rotating in counterclockwise direction with major axis in second and fourth quadrants is displayed on the screen, right? I hope it makes sense. The peak y deflection is at 5 divisions and its interception with y-axis is at 3 divisions. Then the phase difference between both input signals is, right? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये, और सिर्फ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है आपको. लैंग्वेज क्या सपोर्ट कर रही है? लैंग्वेज ये सपोर्ट कर रही है कि आपने दो साइनोसाइडल सिग्नल्स को अप्लाई किया है CRO की प्लेट्स पे, एंड बोथ द सिग्नल्स आर हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड्स एंड इक्वल फ्रीक्वेंसीज. जो आपको पता है कि दो साइनोसाइडल सिग्नल्स आपने अप्लाई करें, इट मींस यू विल ऑब्टेन लिसजस पैटर्न ऑन द स्क्रीन, और फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी जब सेम होती है, इसका मतलब फेज डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है ना? फेज डिफरेंस वो पूछ रहा है आपसे. YX मोड पे आपने साइनोसाइडल इनपुट्स अप्लाई करे with equal amplitudes and equal frequencies, then you obtain either a straight line, either a circle, either an ellipse, like that. So it means, what I mean to say is that my Vx is of this form, suppose, then my Vy is Vm sine, the frequencies are equal, this is omega t plus phi. This phi they are asking from you. So what are they saying from the pattern? What are they saying from the pattern? The pattern suggests that you get an ellipse rotating in counterclockwise direction with major axis in second and fourth quadrants. All these things are already taught to you, right? It means कैसा ellipse है? ऐसा. Isn't it? And it is rotating in counterclockwise direction. So what are they saying? What values are given to you? The values that are given to you is, ये आपको पता है मेजर एक्सिस है, ठीक है ना? तो मेजर एक्सिस इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, एलिप्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना? ऐसे. ऑल सेट? ओके. सो व्हाट आर दे सेइंग? दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू यू, ठीक है ना? ये ऐसे बन गया. तो बेसिकली क्या है ये? द पीक वाई डिफ्लेक्शन इज एट 5 डिविजन. पीक वाई डिफ्लेक्शन इज एट 5 डिविजन का मतलब ये हो गया कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पे वर्टिकल, तो ये वाई एक्सिस पे 5 डिविजन पे कट करेगा ये. एंड इट्स इंटरसेप्शन विद वाई एक्सिस दैट इज 3. इट मींस this much is 3 divisions and this much is 5 divisions, right? And you are obtaining an ellipse with its major axis in second and fourth quadrants in counterclockwise direction. तो ये बात आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, right? Like this. So you can simply say it should be clockwise direction. Yes, clockwise direction करो इसको. It is like this, right? It is clockwise, right? Clockwise.
काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, लेकिन आई एम जस्ट वेरीफाइंग द क्वेश्चन, इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट. सो देयरफॉर यू कैन से phi is 180 degrees minus sin inverse y1 by y2, that is equal to 180 degree minus sin inverse 3 by 5. So this is your y1 and this is your y2. So this comes out to be 180 degree minus sin inverse 3 by 5. So that is sin inverse 3 by 5 is 0.6. So this is 143 degrees. 13 degrees. Right? So the option B is correct. Please correct, it is clockwise direction. Right. You obtain an ellipse in clockwise direction with its major axis in second and fourth quadrants, right? अगर आपको clockwise direction में एक ऐसा ellipse मिले जो first और third quadrant में हो जिसके major axis, then the phase difference is between 0 to 90. Then it will become sin inverse 3 by 5. That is 0.6, right? That is 36.86 degrees, right? But this is 180 degree minus. I hope you know the formula, right? So this is 143.13 degrees. So that is the correct answer, right? Next. A three-phase 600-volt motor, the load having 0.6 power factor, uses 2 watt meters to measure the power. If the power measured is 45 kilowatts, then the reading of each instrument will be, right? So what are they saying? This is the question from 2 watt meter method. क्वेश्चन 2 watt meter method का है, और 2 watt meter method की स्टडी से आपको ये पता है कि दोनों watt meter की रीडिंग का जो समेशन होता है वो आपको लोड पावर दे देता है. इट मीन्स देयरफॉर P1 plus P2 is given by 45 kilowatt. Isn't it so? This is from 2 watt meter method. Summation of the 2 watt meter readings is the load power, that is 45 kilowatt. What else do you know from 2 watt meter method? You know the load power factor, isn't it? Therefore, you know that tan phi is equal to root 3 P1 minus P2 upon P1 plus P2. And what is phi? Phi is cos inverse 0.6. So that is equal to 53.13 degrees. ये बहुत ही पॉपुलर एंगल है, आपको पता होना चाहिए, right? 53.13 degrees. Therefore, what is tan phi? This is 1.33, that is 4 by 3. Clear? 1.333. So आपको tan phi का इक्वेशन पता है 2 watt meter मेथड से. What is tan phi? That is root 3 into P1 minus P2 upon P1 plus P2. P1 और P2 आपका दोनों watt meters का इंडिविजुअल रीडिंग्स है जो आपको निकालना है. P1 plus P2 आपको पता है. P1 minus P2 की यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी. 2 unknowns, 2 equations, you can solve P1 and P2. So I can write down that 4 by 3 is equal to root 3 P1 minus P2 upon P1 plus P2 is 45. Therefore, you can say what is P1 minus P2? P1 minus P2 is 45 into 4 upon 3 root 3. So that is equal to, you can write down, so this is 34.64, right? So now you can easily solve. 2 watt meter method पे भी questions बहुत popular है. So P1 minus P2 is 34.64 and P1 plus P2 is equal to 45. I hope you can eliminate P1 and P2 from here. So P1 is this, P2 is this. You will get values in kilowatt, right? So what is P1? It is coming out to be 39.82 and 45 minus 39.82, this is 5.18, राइट? तो मैंने आपको ये बताया है पढ़ाते पढ़ाते कि अगर आपको 2 watt meter मेथड का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आपको दोनों watt meter की इंडिविजुअल रीडिंग्स पता होनी चाहिए, राइट? P1 is equal to root 3 VI cos 30 minus 5, that is for V and I are phase voltages and phase currents, and cos 30 minus 5 आपका तब आएगा अगर आप लैगिंग लोड पे काम कर रहे हो.
ये स्टैंडर्ड वॉटमीटर का कनेक्शन है, स्टैंडर्ड 2 वॉटमीटर मेथड का कनेक्शन है. P2 is root 3 VI cos 30 plus phi, right? P1 plus P2 is the load power, that is 3 V phase I phase cos phi, that is root 3 VL IL cos phi. P1 minus P2 is root 3 VI sin phi, that is less than the reactive power basically. And tan phi is equal to root 3 into P1 minus P2 upon P1 plus P2. ये 5 formulas आपको 2 wattmeter method के लिए पता होने चाहिए. Otherwise, there is only one general formula, and that is reading of the electrodynamometer type wattmeter, that is VPC into ICC into cosine of angle between VPC and ICC. Concept सिर्फ इतना सही है, right? तो which of the following options is correct? This is option C. 39.82 and 5.179. Clear? Good. Let us see another example. Two emitters, one with a full scale current of 1 milliamperes and internal resistance of 100 ohms, and other a full scale current of 10 milliamperes and internal resistance of 25 ohms are in parallel. What is the total current these two meters can carry without the reading out of scale in any meter? Right? What does this question mean? ये लैंग्वेज क्या सपोर्ट कर रही है? दो एमीटर है हमारे पास इस तरीके से. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब है, isn't it so? This is my emitter 1, and what are the specifications? One with a full scale current, IFSD दिया हुआ आपको. So this is 1 milliampere, 100 ohms, and this is 10 milliampere, 25 ohms, right? There is some current here, there is some current here, and this is the summation. What is the total current? I can say this is I total. This I can call it as I1, and this I can call it as I2, isn't it? What is the total current these two meters can carry without the reading out of scale in any meter? Right? ये पूछ रहा है वो आपसे कि टोटल करंट, टोटल मैक्सिमम करंट ऑफ कोर्स, जो ये दोनों मीटर कैरी कर सकते हैं, और दोनों ही करंट इन इंडिविजुअल मीटर्स की स्केल से बाहर नहीं जाने चाहिए. अगर आप एमीटर 1 की बात करो तो 1 मिली एम्पेयर का करंट मैक्सिमम उसमें फ्लो कर सकता है. अगर मैं एमीटर 2 की बात करूं तो 10 मिली एम्पेयर का करंट उसमें मैक्सिमम फ्लो कर सकता है, राइट? तो हमें ये देखना है जब इन दोनों को ऐसे पैरेलल में लगाया जाएगा तो टोटल करंट इस कॉम्बिनेशन में कितना फ्लो कर सकता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो हाउ कैन आई फाइंड? It means what would be the maximum current that can flow in emitter 1? This is this, and this is the maximum current that flows in emitter 2. Can 10 milliampere flow in emitter 1? No, but 1 milliampere can flow in emitter 2, but they are connected in parallel. It means जो total current आएगा वो इन दोनों currents का summation आएगा. ठीक है ना? तो आप दोनों अपने मैक्सिमम पे तो जा नहीं सकते, 1 मिली एम्पेयर पे एमीटर 1 और 10 मिली एम्पेयर पे एमीटर 2. नहीं, दोनों एक साथ नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि 10 मिली एम्पेयर एमीटर 1 की रेंज से बाहर है. दैट इज व्हाट द मीनिंग मीन्स, राइट? दैट इज व्हाट द लाइन मीन्स, रीडिंग आउट ऑफ स्केल. ठीक है ना? दोनों अपनी स्केल से बाहर नहीं जाने चाहिए. इसका मतलब जो लोएस्ट रेंज है 1 मिली एम्पेयर, वो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को डिसाइड कर देगा, राइट? सो इट मीन्स एमीटर 1 कैन allow the flow of 1 milliampere, and accordingly emitter 2 will adjust, right? कि कितना करंट इसमें जा सकता है. तो सिंपल करंट डिवीजन लगा दो आप. So it means current in emitter 1 is equal to 1 milliampere. ठीक है ना? यही मैक्सिमम इसमें जा सकता है. टोटल करंट पूछ रहा है, टोटल मैक्सिमम पूछ रहा है एक टाइप से. तो यहाँ पर अगर मैं करंट डिवीजन लगा दूंगा तो मुझे ये IT मिल जाएगा. ठीक है ना? बस इतना सा कॉन्सेप्ट है. मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आप इन दोनों को 1 + 10 ऐड करके 11 मिली एम्पेयर मत कर देना गलती से भी. ठीक है ना? क्योंकि 11 मिली एम्पेयर आपका ऑप्शन में है. डज 1 मिली एम्पेयर प्लस 10 मिली एम्पेयर मेक सेंस? नॉट एट ऑल, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता है. ठीक है ना? कि ये 1 मिली एम्पेयर पे आ जाए और साथ ही साथ ये 10 मिली एम्पेयर पे आ जाए. नहीं, 1 मिली एम्पेयर इसमें फ्लो कर सकता है बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम अलाउेबल करंट इन एमीटर 1, एंड अकॉर्डिंगली एमीटर 2 विल एडजस्ट. ठीक है ना? And that is how you find the total current. So how I can say, I can simply say I1 is equal to, current division लगा रहा हूँ, R2 upon R1 plus R2 into I total, and you have to find I total, isn't it so? Therefore I can say 1 milliampere is equal to, what is R2? R2 is 25 ohms. What is R1? R1 is 100 ohms plus 25,
and total you have to find, right? So I can say what is I total? I total is equal to 125 into 1 milliampere upon 25. So this is equal to 5 milliamperes, and this is your correct answer, option D. गुड. इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 मिली एम्पेयर फिक्स किया है एमीटर ए में, एमीटर 1 में, तो एमीटर 2 में जो करंट जाएगा वो हमारा 4 मिली एम्पेयर है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल में, वो दोनों ऐड करके 5 मिली एम्पेयर को अलाउ कर सकते हैं. ठीक है ना? It can never happen that one is at 1 milliampere and the other is at 10 milliampere. It will violate the current division, right? So it is 5 milliamperes total that is allowed in this parallel combination. So option D is correct, 5 milliamperes, right? आपसे क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता है what is the current in the emitter 2, तब भी आप ऐसे निकालेंगे तो 5 minus 1 4 हो जाएगा. ठीक है ना? That is 4 milliamperes. But here it is option D because they are asking the total current. Correct? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. The sawtooth voltage waveform shown in the figure is fed to a moving iron voltmeter. What is the reading of the moving iron voltmeter? You can see the waveform. Periodic waveform है जिसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड्स दिख रहा है यहाँ से, और 100 वोल्ट उसकी पीक है. ठीक है. So what is the concept governing this question? The concept is that moving iron voltmeter is basically RMS voltmeter. ठीक है. अगर यही वेव फॉर्म आप पीएमएमसी वोल्टमीटर से पास करते तब आपको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन आप इसको मूविंग आयरन वोल्टमीटर से पास कर रहे हो तो आपको इस सॉटूथ वेव फॉर्म का सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू देखना है. ठीक है ना? तो आरएमएस देखोगे तो ये आपका वीएम है एंड टाइम पीरियड इज 20 मिली सेकेंड्स. ठीक है. अगर कोई एग्जाम करते वक्त इस कॉन्सेप्ट को भूल जाता है तब तो आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं. ठीक है ना? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. Otherwise, for triangular waveforms, sawtooth waveforms, sinusoidal waveforms, इस तरह के rectangular waveforms, इस तरीके के waveforms के लिए आपको RMS value पता होनी चाहिए. And you know that for sawtooth voltage waveform, the RMS value is Vm by root 3, and that is your answer, isn't it? Please read the question properly. Whether the periodic waveform is fed to moving iron or PMMC. PMMC average meter है, उसके अलावा सारे RMS meters हैं, तो moving iron एक RMS meter है, right? सो सिंपली आपको ये निकालना है. ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताओ इतना सिंपल. देयरफॉर रीडिंग ऑफ मूविंग आयरन वोल्टमीटर इज इक्वल टू वी आरएमएस, दैट इज इक्वल टू Vm by root 3 for sawtooth waveform. अगर कोई भूल जाता है तो वो यहाँ से आरएमएस का सिंपल जो हम निकालते हैं आरएमएस वैल्यू, वहाँ से उसको प्रूव भी कर सकता है. इट विल कम आउट टू बी Vm by root 3. एंड व्हाट इज Vm? दिस इज 100 by root 3 volts. सो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है गेट का, तो आप इसको टाइप करेंगे एंड यू विल टाइप 57.735 अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है तो, एंड यू विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स प्रॉपरली. 57.735 it will measure, right? So moving iron is RMS voltmeter, that is the only concept, and the RMS value for sawtooth waveform is Vm by root 3, that is 100 by root 3, 57.735 volts. Clear? Good. Next, how would a voltage 0.5176 volts be displayed on 100 volt range in a 4.5 digit digital voltmeter, right? अगर आप 100 वोल्ट रेंज पे एक 4.5 डिजिट डीवीएम को ऑपरेट कर रहे हैं तो 0.5176 वोल्ट्स का जो वोल्टेज है वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, दैट इज द क्वेश्चन. तो अगर आपको डेसिमल की पोजीशन निकालनी है तो आपको रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा उस रेंज के लिए. तो जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो उस रेंज का रेजोल्यूशन है, एंड यू कैन सिंपली से दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इन दैट रेजोल्यूशन इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इन डिस्प्ले. सो यू विल गेट द आइडिया, राइट? सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इस वोल्टेज को हम मेजर कर रहे हैं. अब आप ध्यान से देखो 0.5176 वोल्ट्स का जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम रेंज का है, मतलब 1 वोल्ट की रेंज का है. तो अगर आप उसको 100 वोल्ट पे मेजर करोगे तो वो उतना अच्छा प्रिसीजन आपको नहीं देगा. ठीक है ना? दैट मेक सेंस. सो यू कैन सिंपली से व्हाट इज रेजोल्यूशन, एंड इट इज अ 4.5 डिजिट डीवीएम, मतलब
4 फुल डिजिट्स हैं इसमें और एक फ्रैक्शनल डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डिस्प्ले में? 4 + 1 दैट इज 5, राइट? दिस यू नो। सो व्हाट इज रेजोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि अगर आप एक फुल डिजिट डिस्प्ले में एक फ्रैक्शनल डिजिट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस पर्टिकुलर मीटर का रेंज बढ़ जाता है, रेंज बढ़ जाता है, स्केल बढ़ जाता है, काउंट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन वही रहता है, ठीक है ना? तो रेजोल्यूशन इज बेसिकली यू कैन से दैट इज Vmax upon 10 to the power n for full digit, and that is equal to extended range upon extended scale, or you can say counts for fractional digit display, right? तो इसको आप लिख सकते हो Q into Vmax upon Q into 10 to the power n. So it ultimately comes out to be Vmax upon 10 to the power n, और Q यहाँ पर ये है क्योंकि जो जनरल फॉर्म होता है आपका डिजिटल मीटर का वो NP/Q होता है, यहाँ से मैंने Q लिखा है, तो इस केस में आपका N जो है वो 4 है और Q जो है वो 2 है और P आपका 1 है कि फ्रैक्शनल डिजिट जो है, जो फर्स्ट डिजिट है डिस्प्ले की, वो मैक्सिमम 1 दिखा सकती है, ठीक है? तो आई कैन सिंपली से व्हाट इज माय रेजोल्यूशन फॉर 100 वोल्ट रेंज। रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा अगर मैं फुल डिजिट से निकाल दूं? सो दैट इज 100 upon 10 to the power 4. I can also write it as 2 into 100 upon 2 into 10 to the power 4. So that doesn't make a difference. So this is 1 upon 10 square. So this is 0.01 volts. राइट? सो ये रेजोल्यूशन है आपका 100 वोल्ट रेंज में, राइट? सो हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के बाद, यहीं से पता चल रहा है, दैट इज 2, राइट? सो हाउ कैन आई राइट 4.5 digit DVM? Therefore it number of digits in display, ये सब चीज़ें मैंने क्लैरिफाई करी थी उम्मीद क्रैश कोर्स में लास्ट क्लास में, तो आप लोगों को पता होगा, दैट इज n+1, दिस इज 4+1, दैट इज 5, 1 2 3 4 5, where the decimal comes, the decimal comes here, isn't it so? You are working on 100 वोल्ट रेंज, ठीक है ना? तो डेसिमल आपने रेजोल्यूशन निकाल दिया 100 वोल्ट रेंज पे, दैट इज 0.01, राइट? तो डेसिमल की पोजीशन पता चल गई आपको इधर, ठीक? So how can I write the value now, the measured value? This is 0 0 0. You are measuring basically 0.5176. So how it will be displayed? That's it. It is 0.51 volts. Clear? तो अगर आपको इसको बहुत अच्छे प्रिसीजन से मेजर करना है तो आपको इसको 1 वोल्ट रेंज पे लेके आना पड़ेगा, तभी आपको रेजोल्यूशन 0.0001 मिलेगा, ठीक है ना? तभी आप 0.516 को एग्जैक्टली देख सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर ऑपरेटिंग ऑन 100 वोल्ट रेंज यू विल बी डिस्प्लेड दिस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 0.51। अब अगर इसी को आप 1000 वोल्ट रेंज पे ले आओगे तो आपको ऑप्शन डी दिख जाएगा। अगर आप इसको 10 वोल्ट रेंज पे ले आओगे तो आपको ऑप्शन बी दिखेगा 0.517। अगर आप इसको 1 वोल्ट रेंज पे ले आओगे तो आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू दिख जाएगी 0.5176। दैट इज व्हाट इट मींस, प्रिसिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? तो जिस वोल्टेज को आप मेजर कर रहे हो अगर आप उसी रेंज पे मेजर करोगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दिखता है, ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट दिखता है, ठीक है ना? ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the inductance of the moving iron emitter is given by the following expression: L is equal to 20 plus 10 theta minus 2 theta square microhenry, where theta is deflection in radians. The spring constant is 24 into 10 to the power minus 6 Newton meter per radians. Calculate the value of deflection for a current of 5 amperes. Right? तो मूविंग आयरन एमीटर के लिए आपको स्टेडी स्टेट इक्वेशन या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वेशन पता है। सो फॉर मूविंग आयरन एमीटर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं हाफ I square dl by d theta is equal to k theta, isn't it so?
where K is the torsional spring constant or stiffness of the spring given by 24 into 10 to the power minus 6, ये दिया हुआ है आपको K. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर्स, ये आपको करंट दिया हुआ फिक्स्ड कॉइल में जो जाएगा जिसकी वजह से एमएमएफ प्रोड्यूस होगा 5 एम्पेयर्स, और आपको L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हुआ है. ये बात आपको पता होना चाहिए कि L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा मतलब इंडक्टेंस जो होती है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का फंक्शन होती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में, और इस वेरिएशन को आप बाय डिफॉल्ट लीनियर कंसिडर नहीं कर सकते. अगर L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा लीनियर है तभी dl बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट है, और अगर कहीं पर स्पेसिफाइड नहीं है तो आप L एज अ फंक्शन ऑफ थीटा को लीनियर मान सकते हैं. लेकिन यहां पर ये एक लीनियर रिलेशन नहीं है, ये एक पैराबोलिक रिलेशन है. L इज इक्वल टू 20 प्लस 10 थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर. इट मीन्स dl by d theta is not constant. You have to find it out. तो dl by d theta क्या हो जाएगा यहां से, यूनिट्स का ध्यान रखना. तो dl अगर मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, दिस इज 10 माइनस 4 थीटा एंड व्हाट इज माय यूनिट, दैट इज माइक्रो हेनरी पर, द डिफ्लेक्शन इज इन रेडियंस, सो इट इज रेडियंस, or simply I can say it is 10 minus 4 theta into 10 to the power minus 6 Henry per radian. It is better to do like this, otherwise that will help in cancellations, right? So आपको ये steady state equation पता ही है, तो यहाँ से थीटा निकाल दोगे आप आराम से. So I can simply say that therefore half current कितना है 5 I square dl by d theta is 10 minus 4 theta into 10 to the power minus 6 is equal to K. What is K? That is 24 into 10 to the power minus 6 theta. Isn't it so? So the result that you will get, that will be in radians, because L as a function of theta, that was giving deflection in radians, right? Please watch these things very carefully. Otherwise you will make even simple questions incorrect. That is not required, right? तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी हैं, तो अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. तो 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 चला गया यहाँ से. So I can say this is 25 by 2, this is 12.5. 10 minus 4 theta is equal to 24 theta. Therefore I can say 125 minus this is 50, right? So this is 50 theta is equal to 24 theta. Therefore theta is equal to 125 upon 74. What I will get, that will be in radians, and that is your answer basically. So this is 1.689. या तो आप इसको 1.689 रेडियंस लिख दो, या फिर 1.689 इंटू 180 बाई पाई डिग्रीज लिख दो. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट डिपेंड्स कि आपको किस में पूछा गया है. So this is 96.77 degrees. Is everybody comfortable with this? Right? So 1.689 radians or 96.77 degrees is correct answer. Right? Clear. Next question करते हैं. The figure shows a potentiometer of total resistance RT with a sliding contact. You can see the supply voltage is Vs and you can see the potentiometer wire. The resistance between the points P and Q of the potentiometer at the position of the contact shown is RC. And the voltage ratio V0 by Vs at this point is 0.5. If the ratio RL by RT is equal to 1, what is the ratio RC by RT? ठीक है ना. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले एक कंडीशन दी हुई है हमें, दैट इज RL इज इक्वल टू RT. इस पे फोकस करेंगे. निकालना हमें क्या है, RC बाय RT, और RC क्या है, ये इतना आपका RC है, यही दिया हुआ उन्होंने आपको. द पोटेंशियोमीटर द पोजीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट शोन इज RC, मतलब P और Q के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो RC है, और ये पूरी ये पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी रेजिस्टेंस के फॉर्म में है. ठीक है ना. तो ये इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RT माइनस RC. इज इट सो? यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस थ्रू आउट द लेंथ, एंड दिस होल इज RT बेसिकली. ठीक है ना. ये होल जो है वो RT है. तो RT माइनस RC आपका हो गया ऊपर वाला, P से ऊपर वाला रेजिस्टेंस, और P और Q के बीच में RC है,
उसके साथ पैरेलल में RL लगा हुआ है, V नॉट बाई VS आपको दिया हुआ है, और RL और RT बराबर है, और RC बाय RT का रेशियो निकालना है। मैंने आपको जो पोटेंशियोमीटर का एक फास्ट फॉरवर्ड वे बताया था उम्मीद क्रैश कोर्स में, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियोमीटर के सर्किट से आपको एकदम से फियर नहीं करना है कि हम पोटेंशियोमीटर हमें ढंग से नहीं पता, ये ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सिंपल नेटवर्क एनालिसिस, राइट। तो आप सिंपल नेटवर्क एनालिसिस, सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा के आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना, isn't it so? So that basically this whole resistance is defining a potentiometer. It is defining a potentiometer. It means it is uniform resistance throughout the length. That is why I did RT minus RC above P, and between P and Q they are already given it as RC, right? You can read the question properly, right? तो अब क्या हो गया, सर्किट बिल्कुल सिंपल हो गया एकदम, और इतना सा सर्किट हो गया ये। आप में से हर एक कोई इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर मैं इस सर्किट को इतना सा रिड्यूस कर दूं कि ये जो इतना रेजिस्टेंस है वो है मेरा RT माइनस RC, और ये जो है देखो ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये V नॉट है, और ये मेरा इधर से जो इधर है ये VS है, और ये रेशियो भी दिया हुआ मुझे V नॉट बाई VS का 0.5, ठीक है। तो इतना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा ये, अब इसको RC और RL का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखना है, और RL आपका RT के बराबर है, और मुझे RC बाय RT का रेशियो निकालना है, तो मैं RL की जगह हर जगह RT लिखूंगा, राइट। सो दिस इज RC RT अपॉन RC प्लस RT। डज इट मेक सेंस और नॉट? ठीक है ना, कई लोग इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, ये वोल्टेज डिवीजन लगेगा तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट लिखा है मैंने, ये दोनों पैरेलल में है, RL और RC, और RL आपका RT के बराबर है, इसलिए मैंने RL को RT लिख दिया, ठीक है ना। दैट इज RC RT अपॉन RC प्लस RT, राइट। तो वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर रहे हो तो खाली RC मत लिख देना इसको, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब ये वोल्टेज डिवीजन हो गया कि नहीं हो गया बताओ? क्वेश्चन आपका पोटेंशियोमीटर का था, लेकिन इसमें कुछ भी पोटेंशियोमीटर जैसा नहीं है, ठीक है ना, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल नॉलेज है कि आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका मतलब थ्रू आउट द लेंथ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस है। तो मैंने बस उतना ही कॉन्सेप्ट लगाया, और बाकी वोल्टेज डिवीजन लगा के निकाल देंगे। लगा दो इसको, तो आई कैन से दैट V नॉट बाय, और सिंपली आई कैन से स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें तो V नॉट इज इक्वल टू RC RT अपॉन RC प्लस RT अपॉन RC RT अपॉन RC प्लस RT प्लस क्या है वो, दैट इज RT माइनस RC माइनस RC, राइट, इनटू VS। यही हो गया वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर दिया, वोल्टेज डिवीजन रूल। Is it clear to everybody? Therefore, I can say V naught by VS is given to me 0.5, that is equal to RC RT upon RC plus RT upon RC RT upon RC plus RT प्लस RT माइनस RC। इसको सॉल्व करते रहोगे तो आपको RC बाय RT का रेशियो मिल जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, दैट इज RC RT, ये RC प्लस RT नीचे कॉमन डिनोमिनेटर है, सो इट विल कम आउट टू बी RC RT प्लस RT स्क्वायर माइनस RC स्क्वायर, इजंट इट सो? डज इट मेक सेंस? Therefore, I can say RC RT plus RT square minus RC square upon RC RT. I have taken the reciprocal, so this becomes 1 upon 0.5. This is 2. Isn't it so? So this will come out to be 1 plus RT by RC minus RC by RT, and this comes out to be equal to 2. Clear to everybody? So I can simply say that RT by RC minus RC by RT is equal to 1, isn't it so? उधर ले गया उसको, निकालना मुझे क्या है, RC by RT निकालना है मुझे, this. Therefore I can say 1 by X minus X is equal to 1. Is it clear to everybody? Taking
RC by RT equal to X. Therefore, I can simply say 1 minus X square is equal to X. Therefore, X square plus X minus 1 is equal to 0. What is X? X is equal to minus 1 plus minus. What is this? B square plus 4 upon 2. So this comes out to be minus 1 plus minus root 5 by 2. You are calculating the ratio of resistances. They are positive values. So minus 1 minus root 5 by 2 is eliminated, right? It doesn't make sense. So what is my answer? Therefore, X is equal to RC by RT, simply minus 1 plus root 5 by 2. That is correct. माइनस 1 माइनस रूट 5 by 2 नहीं हो सकता, वो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. और x क्या है आपका अल्टीमेटली? दैट इज रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. सो माइनस 1 माइनस रूट 5 by 2 इज नॉट पॉसिबल, but minus 1 plus root 5 by 2 is possible because root 5 is greater than 1. So you will get a positive ratio, right? Clear to everybody? So what is my correct answer? My correct answer is option A. That is absolutely right. Minus 1 plus root 5 by 2. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल है. क्योंकि आपकी नेटवर्क्स की कमांड अगर अच्छी रहेगी ना, तो आपको हर सब्जेक्ट की क्वेश्चंस में एडवांटेज मिलेगा. जिसका एप्टीट्यूड, जिसका मैथमेटिक्स और जिसका नेटवर्क एनालिसिस अच्छा होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है ना, तो उसका बहुत अच्छा कमांड हो जाता है बाकी के टॉपिक्स में. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये 2015 electrical, an unbalanced DC Wheatstone bridge is shown in the figure. At what value of P will the magnitude of V naught be maximum? You can see a unbalanced DC Wheatstone bridge. ये पहले ही उन्होंने दिया हुआ है कि ये Wheatstone bridge unbalanced है. इसका मतलब क्या है कि product of opposite arm resistances equal नहीं है. ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि at what value of P, मतलब P की क्या वैल्यू हम चूज करें ताकि V naught की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए. ठीक है ना, इस सर्किट को ध्यान से देखो. तो इसको ध्यान से देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, ये वी नॉट क्या है अल्टीमेटली, ये पोलैरिटी के हिसाब से. ये तो ओपन सर्किट वोल्टेज है यार, मतलब बेसिकली कोई डिटेक्टर नहीं लगा हुआ है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज है. तो वी ओपन सर्किट कह लो या फिर वी थेवेनिन कह लो आप इसको. एक तो ये है चीज विजुअलाइज करने वाली. दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ पी विल मैग्नीट्यूड ऑफ वी नॉट बी मैक्सिमम. तो आपको पता है जहां पर ये मैक्सिमम मिनिमम टर्म आ जाता है तो आप मैक्सिमा एंड मिनिमा की कंडीशन लगा देते हो, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, लेकिन एक छोटा सा डाउट जो जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में करें. क्योंकि यहाँ पर आप देखो आर भी दिया हुआ है, पी भी है, एक्स भी है, एक सप्लाई वोल्टेज भी है, ई भी है. सो ये तो हमें पता है कि इफ वी हैव टू मेक वी नॉट एज मैक्सिमम, इट मीन्स डी वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हैज टू बी 0 फॉर अ मैक्सिमा कंडीशन. तो हम हमेशा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं जो वैल्यू हमें निकालनी होती है. ठीक है ना, एट व्हाट वैल्यू ऑफ पी, मतलब पी की किस वैल्यू पे आपको वी नॉट मैक्सिमम मिलेगा. तो इट मीन्स व्हाट इज द सिचुएशन दैट आई हैव टू अराइव टू, दैट इज डी वी नॉट बाय डी पी हैज टू बी 0. दैट इज फॉर मैक्सिमा. दैट्स इट. इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. डी वी नॉट बाई डी पी इज इक्वल टू 0. Don't do dv naught by dx is equal to 0 because we have to find the value of p. ठीक है ना, so dv naught by dp is 0. आप इसमें से थेवेनिन वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज को एलिमिनेट कर दो, उसके बाद p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, you will get some value of p in terms of x. You have to find p as a function of x and that p has to be chosen in such a way such that v naught becomes maximum. That is the meaning of the question. ठीक है, चलो इसको आप निकाल ही दोगे. अब क्या इसमें बड़ी बात रह गई. अगर मैं इसको रेफरेंस नोड ले लूँ ऐसे, थेवेनिन वोल्टेज आप लोगों को निकालना आता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा ई. ये ओपन सर्किट वोल्टेज है वी नॉट, तो अगर यहाँ से I1 करंट जा रहा है तो इधर से भी I1 चला जाएगा. अगर इधर से I2 करंट जा रहा है तो इधर से भी I2 फ्लो कर जाएगा. और यहाँ पर फिर आपका I1 प्लस I2 मिल जाएंगे और आपका I1 प्लस I2 मेन सर्किट में फ्लो करने लग जाएगा. ठीक है, तो हमें वी नॉट निकालना है. ठीक है ना, तो अगर ये मेरी नोड ए है और ये मेरी नोड बी है, तो व्हाट इज माय वी नॉट? वी नॉट इज माय वी ओपन सर्किट और सिंपली माय थेवेनिन वोल्टेज दैट इज वी ए माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी. इज इट सो? राइट. तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ वी ए माइनस 0 माइनस वी बी माइनस 0. तो मैं अगर ओम्स लॉ लगा दूंगा इधर,
तो वी ए माइनस जीरो क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू आई वन इंटू आर इंटू वन प्लस एक्स माइनस आई टू इंटू आर, इजंट इट सो? व्हाट इज वी बी माइनस जीरो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई टू आर. व्हाट इज वी ए माइनस जीरो, दैट इज आई वन इंटू आर इंटू वन प्लस एक्स, राइट. एंड व्हाट इज आई वन, आई वन क्या है, आउटर लूप में करंट है. तो आउटर लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो मुझे आई वन कितना मिल जाएगा, ई अपॉन पी आर प्लस आर इंटू वन प्लस एक्स. इनर लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो मुझे आई टू कितना मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई अपॉन, मतलब इस लूप में ऐसे केवीएल लगाया मैंने, दैट इज ई अपॉन पी आर प्लस आर. ठीक है ना, नीचे वाले दोनों रेजिस्टेंसेस बस इसमें पुट कर दो और डी बी नॉट बाई टी पी डी पी इज इक्वल टू जीरो कर देना, एंड में निकल जाएगा आपका आंसर. तो आई कैन डू देयरफॉर वी नॉट इज इक्वल टू आई वन इंटू आर into 1 plus x minus I2 into r. That's it, right? So that is given as r into 1 plus x. आपका ऐसे आ गया, ये e आ गया नीचे ऊपर, सॉरी. So this is pr plus r into 1 plus x minus r, and what is I2? This is equal to e upon pr plus r. Right? So this is equal to ER 1 plus x upon PR plus R into 1 plus x minus ER upon PR plus R. आप R को यहीं पर कैंसिल आउट कर देते हो, लेकिन थोड़ी देर कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे इसको कैंसिल आउट. Therefore dV नॉट बाई dP इज इक्वल टू, इसको एंड में जीरो पुट कर देंगे. सो दिस इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, आता ही आपको करना है सब. सो आई कैन डू दैट. सो आई कैन से दिस इज फर्स्ट फंक्शन into differentiation of first function, right? So this will come out to be p minus, this has no term of p, so this is 0 upon, this is pr plus r into 1 plus x whole square minus first function into differentiation of first function, you will get with respect to p, this is r, right? Please see whether there is some problem here. This first function, this is r, right? Okay, so this is first function, right? Minus differentiation of first, okay, this is clear. So this comes out to be pr plus r ka whole square, right? So now I can separate it out. So I can say this is er square 1 plus x upon, this r square will come out to be common here, and this is p plus 1 plus x whole square is equal to er square upon r square comes out to be common, this is p plus 1 whole square, right? So what are the cancellation terms? Er square goes, er square goes, r square goes, r square goes, right? So I can simply say it is 1 plus x into 1 plus p square plus 2p is equal to p plus 1 plus x whole square. You just have to solve this and eliminate p. So I can find it out as, this is 1 plus x 1 plus p square plus 2p, that is equal to p plus 1 plus x ka whole square. Therefore you will get 1 plus p square plus 2p is equal to x plus xp square plus 2px, that is equal to p square plus 1 plus x square plus 2p plus 2x plus 2px, right? So now you can see the cancellation terms. P square goes, 1 goes, 2px goes, 2p goes,
Therefore you will get right. So you will get x plus xp square is equal to x into x plus 2, that is equal to x into 1 plus p square. This goes once, so you will get 1 plus p square is equal to x plus 2, p square is equal to x plus 1, p comes out to be under root of 1 plus x. That is correct, right? थोड़ा सा सॉल्विंग था, लेकिन करना ऐसे ही आप. So what is the correct answer? Option A is right. So p is under root 1 plus x. Clear? So this is the answer. Next question करते हैं. Two emitters X and Y have resistances of 1.2 ohms and 1.5 ohms respectively, and they give full scale deflection with 150 milliamperes and 250 milliamperes respectively. The ranges have been extended by connecting shunts so as to give full scale deflection with 15 amperes. The emitters along with shunts are connected in parallel and then placed in a circuit in which the total current flowing is 15 amperes. What is current in amperes indicated in emitter X? राइट. तो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि दो एमीटर एक्स एंड वाई हैं कुछ इस तरीके से. इट लाइक दिस. ये एमीटर एक्स है, ये एमीटर वाई है, एंड दिस इज माय 15 एम्पेयर्स. The emitters along with shunts are connected in parallel and then placed in a circuit in which the total current is 15 amperes. अगर इस सर्किट को मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं तो ये ऐसे है एक्चुअली में. ये मीटर रेजिस्टेंस है, ये उसका शंट है. ये मीटर रेजिस्टेंस है और ये उसका शंट है. दिस इज 15 and this is 15, right? What else is given to you? Things that are given to you are two emitters X and Y. आपसे पूछा गया एंड में the current in amperes indicated in emitter X. So they are asking basically this Ix. This is being asked from you, right? And what is this? This is 1.2 ohms. This is 1.5 ohms. This is your RSH1 and this is your RSH2. Isn't it so? So you have to find RSH1 and RSH2 ultimately, first of all, right? और मल्टीप्लाइंग पावर यहाँ से दी हुई है आपको, क्योंकि दोनों में ही शंट्स कुछ इस तरीके से चूज किए गए हैं कि 15 एम्पेयर्स तक वो मैक्सिमम मेजर कर सकता है, राइट? ओके. Therefore, what is RSH1? RSH1 is equal to RM1 upon multiplying power minus 1. That is equal to RM1 upon I upon IM1 minus 1. ये multiplying power होती है. So that is equal to 1.2 upon, this is basically 15 upon, that is 150 milliamperes minus 1. Find this value in ohms. What is RSH2? That is equal to RM2 upon multiplying power 2 minus 1. Basically RM upon M minus 1. So that is equal to RM2 upon I by IM2 minus 1. So that is equal to 1.5 upon 15 by 250 milliamperes minus 1. Find this value in ohms. That is finding the shunts basically. तो इसको निकाल दो आप. So this is 1.2 divided by 99. So this is 0.012. This is 0.012. And this is equal to 60. So this is 1.5 divided by
59, that is 0.0254. This is 0.0121. Right? Okay. So now the shunts are calculated. तो shunts निकल गए आपके, तो ये equivalent भी निकल जाएगा basically. Therefore, you can say like this. अगर ये मेरा सर्किट है, ये 15 एम्पेयर्स का ऐसे, so now this is known, this is known, this is known, and this is known, so I can write this as like this, what I ultimately have to find. Right? ये ऐसे लिख सकते हैं सर्किट को, और निकालना क्या है मेरे को अल्टीमेटली, ये मुझे पता है कि ये टोटल करंट 15 एम्पेयर्स फ्लो कर रहा है. दिस इज माई IX एंड दिस इज माई IY. राइट? सो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस RM1 और RSH1 का, वो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 0.0121 अपॉन 1.2 प्लस 0.0121. राइट? और ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 0.0254 अपॉन 1.5 इंटू प्लस 0.0254. राइट? So I can write this circuit like this ultimately. ये दोनों वैल्यूज निकाल दो. ये सब गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं. अब ये मत समझना कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा. ये गेट का ही क्वेश्चन है ये वाला भी. So this is 0.0 0.011. So this is 0.01197. And what's the other one? That is 0.0381. It's 0.0249. 2497. राइट? तो अब आप IX निकाल सकते हैं कि नहीं करंट डिवीजन करके. Therefore IX is equal to 0.02497 upon 0.02497 plus 0.01197 into 15. That is ammeter X reading. This is 10.139. Right? That is absolutely correct. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये गेट का ही क्वेश्चन है. That is 10.139 एम्पेयर्स. तो ऐसे ही आप एमीटर Y का भी करंट निकाल सकते हो 15 से माइनस करके. राइट? सो दिस इज द आंसर 10.139. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The load shown in the figure is supplied by a 450 volt line to line 3-phase source RYB sequence. The load is balanced and inductive, drawing 3436 volt amperes. When the switch S is in position N, the 3 wattmeters read 5.35 watts each. If the switch is moved to position Y, the readings of the wattmeters in watts will be. You can see the circuit properly. आप देखो, ये वाटमीटर 1 है, ये वाटमीटर 2 है, ये वाटमीटर 3 है, और यहाँ से आपका सप्लाई आ रहा है 400 वोल्ट 3 फेज सोर्स. रिटर्न पाथ अवेलेबल है, न्यूट्रल अवेलेबल है. इट मीन्स द सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम अ 3 फेज स्टार कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग्स. राइट? तो स्टार कनेक्शन लेंगे हम इसको, क्योंकि आपके पास रिटर्न पाथ है, न्यूट्रल है. ठीक है? तो इसमें दो कंडीशंस हैं बेसिकली, कि अगर आपका स्विच पहले N पे था तो आपको रीडिंग्स दिया हुआ है, लेकिन जब स्विच आपका पोजीशन Y पे चला जाएगा, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ Y एंड पोजीशन ऑफ N. दिस इज योर N, दिस इज Y, एंड दिस इज योर स्विच S. राइट?
तो आप इस सर्किट को ध्यान से देखो कि जब आपका स्विच एन पे है तो आपकी प्रेशर कॉइल जो है तीनों वॉटमीटर्स की वो फेज वोल्टेज सेंस कर रही है, इजंट इट सो? व्हेन यू connect the switch at N, then the pressure coil is between R and N. When the switch is at N, if you see the second wattmeter, the pressure coil is between Y and N. If you see wattmeter 3, the pressure coil is between B and N, right? So you can say when switch at N, VPC1, that is equal to VRN, that is equal to V phase. VPC2 is equal to VYN, that is equal to V phase. Balance system. VPC3 is equal to VBN, that is equal to V phase. Isn't it so? That is the condition when the switch is at position N. What else? The load is balanced and inductive, मतलब lagging load है, drawing 3436 volt amperes. Therefore, I can say root 3 VLIL, which is ultimately equal to 3 V phase I phase, is given by 3436 volt ampere. Isn't it so? So यहाँ से आपको 440 वोल्ट तो दिया ही हुआ है लाइन टू लाइन, राइट? दिस इज 440. Therefore I can find star connection है, return path is available, neutral is there, so it is star connection. Therefore I can say I line, which is ultimately equal to I phase star, that is equal to 3436 upon root 3 into BL, that is equal to 3436 upon root 3 into 440. यहाँ से आपको करंट मिल जाएगा, निकाल दो उसको. That is 4.5085 amperes. ठीक है ना? ये कंडीशन हमारी तब है जब आपका स्विच आपका एन पे है, ठीक है ना? और तीनों वॉट मीटर का रीडिंग भी दिया हुआ है आपको, और तीनों सेम रीड कर रहे हैं 577.35. इज इट सो? दैट इज करेक्ट. ओके, तो यहीं पर लिख देते हैं इसको भी. देयरफॉर यू कैन से वॉट मीटर 1 की अगर रीडिंग में देख लूँ, ठीक है ना, किसी एक वॉट मीटर की रीडिंग देख लेते हैं, तीनों बराबर है. सो दैट इज इक्वल टू VPC1 into ICC1 into cosine of angle between VPC1 and ICC1. VPC1 मेरा क्या है? B phase. और ICC1 मेरा क्या है? That is your IR, right? And this is my cosine of angle between this and this, and that is given to me as 577.35. तो फेज वोल्टेज मुझे पता है 440 बाई रूट 3 है. लाइन करंट या फेज करंट मेरा बराबर है, वो भी मैंने निकाल दिया है. तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन VPC एंड ICC क्या हो जाएगा? ये पावर फैक्टर एंगल ऑफ लोड हो जाएगा अल्टीमेटली. अभी दिखा देते हैं उसको. देयरफॉर आई कैन से V फेज इज, दैट इज 440 बाई रूट 3 इंटू 4.5085 into cosine of this angle is 577.35. ये एंगल निकाल दो. It is 0.5 nearly. Therefore cosine of angle between V phase and I phase is basically, right? Therefore angle is equal to cos inverse 0.5, and that is 60 degrees. Clear? तो यहाँ से क्लियर कर देते हैं अपना. This is my VR, this is my VY, and this is my VB. करेक्ट? या VRN लिख लो, इसको VYN लिख लो, VBN लिख लो. तो मैंने क्या निकाला है बेसिकली? I know my load is balanced and inductive, right? So this was like this. This is your IR.
isn't it ICC1 and VRN जो मैंने यहाँ पर लिया, isn't it VPC1, and ultimately this angle came out to be 60 degrees, and is it the power factor angle of load? पावर फैक्टर एंगल ऑफ लोड क्या होगा? फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल, ठीक है ना। तो वही हमारा VPC1 और ICC1 भी है, वही हमारा VPC2 और ICC2 भी है, वही हमारा VPC3 और ICC3 भी है, ठीक है ना। ये अभी बात हो रही है उस कंडीशन पे जब आपका स्विच एन पे है, ठीक है ना। सो देयरफॉर यू कैन से पावर फैक्टर एंगल ऑफ लोड इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, ठीक है ना। यहाँ से आ गया कंडीशन। अब क्या चेंज हो गया देखो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन मैं थोड़ा इलैबोरेट करके समझा दिया आपको। इफ द स्विच इज मूव्ड टू पोजीशन y, अब देखो स्विच जब पोजीशन y पे आ जाएगा तो वॉट मीटर 1 की रीडिंग क्या होनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आपकी VPC क्या हो जाएगी? स्विच मूव्ड टू y, व्हाट इज VPC? VPC इज VRY, दैट इज वॉट मीटर 1। वॉट मीटर 2 के लिए VPC क्या हो जाएगा? VYY। वॉट मीटर 3 के लिए VPC क्या हो जाएगा? देख लो ध्यान से। तो दैट बिकम्स VBY। क्लियर? सो नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट VR माइनस VY निकालना पड़ेगा आपको। दिस इज VY माइनस VY, दिस इज 0। तो वॉट मीटर 2 की तो VPC 0 हो गया, मतलब वॉट मीटर 2 की रीडिंग 0 हो जाएगी। दिस इज VB माइनस VY, राइट। सो अल्टीमेटली अगर मैं माइनस VY यहाँ बना दूँ, दिस इज माइनस VY, so I will obtain VRY here and I will obtain VBY here, right? तो ये आ गया मेरा VRY and this is my VBY। क्लियर? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आप आंसर निकल चुका है एक टाइप से हमारा, राइट। सो व्हाट इज माय IR? this angle is basically 30 degrees and this angle you already know as 60 degrees, ठीक है ना। तो यहाँ से तो VPC2 0 आ गया है, तो वॉट मीटर 2 की जो रीडिंग है वो तो 0 वॉट्स है, ठीक है ना। वो तो क्लियर हो गया, ठीक है। और ये हो गया, दिस इज माई IY एंड दिस इज माई IB। दिस इज माई IY and this is my IB। I want to be here in this direction basically, right? Because this has to lag 60 degrees. This is 60 degrees. This is 60 degrees. We are interested in this angle and this angle, ठीक है। तो क्या हो गया बेसिकली अब? So I can say that angle between VPC and ICC, that is important. Watt meter 1, watt meter 2, watt meter 3, right? So watt meter 2 की रीडिंग तो 0 वॉट्स है, बिकॉज VPC is 0, VY माइनस VY। और एंगल बिटवीन VPC एंड ICC फॉर वॉट मीटर 1 क्या हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज इक्वल टू बेसिकली VRY और IR के बीच का एंगल, दैट इज 30 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, वॉट मीटर 1 की भी रीडिंग 0 वॉट हो जाएगी, ठीक है ना। और वॉट मीटर 3 के बीच में क्या एंगल है VPC और ICC के बीच में, दैट इज VBY और IB के बीच का एंगल, दैट इज 30 डिग्रीज बेसिकली, right? So only wattmeter 3 will give you the result, right? So therefore wattmeter 3 reading is equal to VPC into ICC into cos of angle between VPC and ICC, and VPC is now VBY and this is IB, cosine of
30 degrees. And this is line to line now. So this is 440 into line and phase current are equal for star. This is 4.5085 into cosine of 30 degrees. That is your answer. So 172. राइट. सो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपका वॉटमीटर 1 और वॉटमीटर 2 का जो रीडिंग है वो 0 है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. राइट. 1732. तो मैंने एंगल्स में अप्रोक्सीमेशन लिया है तो इसलिए मेरा 172 समथिंग आ रहा है, तो 1732 इज ओके. राइट. तो कॉन्सेप्ट ये है इसका. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. वॉटमीटर 1 एंड वॉटमीटर 2 बोथ रीड 0. राइट. Wattmeter 1 reads 0 because angle between VPC and ICC becomes 90 degrees and cos of 90 degrees is 0. Wattmeter 2 reads 0 because pressure coil is not sensing any voltage. वो एक short हो गया, VY minus VY. It is 0 volts, right? So the reading is 0 watts, right? So option D is correct. Next question. A periodic waveform observed across a load is represented by V of t equal to 1 plus sine omega t from 0 to 6 pi and minus 1 plus sine omega t from 6 pi to 12 pi. The measured value using moving iron voltmeter connected across the load is. ठीक है ना, ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है गेट के. ठीक है ना. तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है बस कि मूविंग आयरन वोल्टमीटर में अगर आप इस वोल्टेज वेवफॉर्म को पास करेंगे तो इट विल मेजर आरएमएस वोल्टेज. मूविंग आयरन मीटर इज आरएमएस वोल्टमीटर. दैट्स इट. तो आपको इस पर्टिकुलर वोल्टेज वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालना है बस. दैट्स इट. ठीक है. तो आप ओमेगा टी को यहाँ थीटा ले सकते हो, एक ही बात है. ठीक है. सो हाउ विल यू सॉल्व? देयरफॉर VRMS is equal to, that is the formula basically, so this I can write it down as like this. So this is 1 upon 12 pi. 12 pi is the period. From 0 to 6 pi it is 1 plus sine theta whole square d theta plus 6 pi to 12 pi minus 1 plus sine theta square d theta, bracket close. This you have to evaluate basically, right? So it will come out to be this is 1 upon 12 pi and this is 0 to 6 pi. This is 1 plus sine square theta plus 2 sine theta d theta plus 6 pi to 12 pi 1 plus sine square theta minus 2 sine theta d theta. That's it, right? तो आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा के, तो it will come out to be 1 upon 12 pi. This is 0 to 6 pi and this is 1 plus 2 sine theta and sine square theta can be written as 1 minus cos 2 theta upon 2. इस तरीके से सॉल्व कर लेना, right? And this is 6 pi to 12 pi and this will come out to be 1 minus cos 2 theta by 2, right? d theta. So what you will use, आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू नो दैट साइन ऑफ n pi is 0 and cos of n pi is equal to 1 when n is equal to even.
राइट, इन दो चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे आप। तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। साइन ऑफ एन पाई इज 0 and cos of n pi is equal to 1 when n is even, right? So because these are 0, 6 pi, 12 pi, 6 pi, these are all even values, right? So when n is equal to even, cos n pi is equal to 1 and sin of n pi is equal to 0, right? So आप इसको अगर करेंगे solve तो you will obtain v rms is equal to, अब यहाँ से अगर आप इसको देख लोगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा ये 9 pi plus 9 pi upon 12 pi. So it will come out to be in the end 18 by 12. That is under root 3 by 2. That is under root 1.5. And that value is 1.224. ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया है। आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके यू कैन डेफिनेटली एलिमिनेट। सिंपल इंटीग्रेशन करना है बेसिकली और टर्म्स कैंसिल आउट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इट विल कम आउट टू बी 1.224 वोल्ट्स इन द एंड। अंडर रूट 1.5 इज द राइट आंसर, राइट। ओके, सो लेट अस सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक सर्किट दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिखा फेज और न्यूट्रल के बीच में जो सिंगल फेज सप्लाई है दैट इज 200 वोल्ट्स एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस इम्पिडेंस 4 + 3j ohms। और ये एक सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर 50/5 रेटेड वैल्यूज का। एंड देन यू कैन सी द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल। सो बेसिकली द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर रीडिंग। बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर रीडिंग, राइट। तो आप यहां से देख सकते हैं इसको, देखो इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर measures VPC into ICC into cosine of angle between them, VPC into ICC into cosine of angle between VPC and ICC। ये निकालना है आपको, ये निकालना है कि नहीं। वॉटमीटर की रीडिंग निकालनी है आपको, मतलब वोल्टेज अक्रॉस इट्स प्रेशर कॉइल into current through its current coil into cosine of angle between VPC and ICC. This you have to find, isn't it so? This is a CT, that is a current transformer, right? तो सबसे पहले अगर मैं यहां से देखूं इस क्वेश्चन को तो VPC क्या दिख रहा है मुझे, फेज और न्यूट्रल के बीच में आपका प्रेशर कॉइल लगा हुआ है, देखो ये ब्लू लाइंस, ठीक है ना। तो दैट इज V फेज, दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट्स, isn't it so? What is current through the current coil? ये करंट है वो, दिस इज माई ICC। ये ICC भी है और इस CT का सेकेंडरी करंट भी है, isn't it so? And what is this current? This is the primary current of the CT and this is the rating of CT 50/5 I2 dash by I2, right? Rated primary upon rated secondary आपको दिया हुआ है, लेकिन प्राइमरी करंट कुछ और फ्लो कर रहा है उसमें, ठीक है। और उसके बेसिस पे आप सेकेंडरी करंट निकाल सकते हो CT का, एंड दैट इज माय करंट कॉइल करंट, बेसिकली इजी हो जाएगा। सो आई कैन से फ्रॉम द सर्किट IP इज सिंपली 200 एंगल 0 degrees अपॉन 4 + 3j, isn't it so? 4 + 3j ये इम्पिडेंस लगा हुआ है, करंट कॉइल ये जो प्राइमरी है CT का इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, right? So it is the simple RL circuit. So I can say it is 200 angle 0 degrees upon इसको 5 angle tan inverse 3/4 लिखा जा सकता है, that is 200 angle 0 degrees upon 5 angle 37 degrees। ये एंगल पता होना चाहिए आपको। So this is 40 angle minus 37 degrees amperes। CT की रेटिंग क्या है, that is equal to rated primary upon
rated secondary, that is equal to 50 by 5, that is equal to IP by IS. Therefore, IS is equal to 5 IP upon 50, that is equal to 5 into what is this IP? 40. This is 40 upon 50. So this is equal to 4 amperes. ठीक है, and we are interested in this IC because IS, that is 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 equal to ICC basically, and that is 4 amperes. हमें करंट कॉइल करंट पता चल गया, ठीक है ना, दैट इज 4 amperes. तो हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता चल गई हैं, दैट इज ICC दैट इज इक्वल टू IS दैट इज 4 amperes. अब इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कई लोग, इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. 200 into 4 दैट इज 800. नो, राइट, यू हैव टू सी द एंगल बिटवीन देम, इजंट इट सो? तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं एंगल के बारे में, दोनों के बीच का अगर हम एंगल देख पाए तो हमारा काम हो जाएगा. इसका मतलब अगर ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है तो वही मेरा प्रेशर कॉइल वोल्टेज भी है, क्योंकि प्रेशर कॉइल जो है वो सप्लाई के अक्रॉस पड़ी हुई है, ठीक है ना. और क्या कह सकता हूँ मैं, एक लैगिंग लोड लगा हुआ था विच वॉज दिस, दैट वॉज माई प्राइमरी करंट, एंड दिस एंगल आई कैलकुलेटेड एज 37 डिग्रीज. इम्पिडेंस एंगल आप ले सकते हो उसको लोड का बेसिकली. सो दिस वॉज माई IP, ठीक है ना. इफ आई जस्ट अवॉइड द 180 degree shift, so this is my I secondary and this I secondary is ultimately my ICC, isn't it so? ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि VPC और ICC के बीच का एंगल क्या हो गया, therefore एंगल बिटवीन मॉडुलस ऑफ एंगल 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो है वो अवॉइड कर रहे हैं. सो एंगल बिटवीन, क्योंकि सेकेंडरी करंट हो गया ना ये, तो एंगल बिटवीन VPC एंड ICC is simply 37 degrees. So what is my wattmeter reading? Therefore, wattmeter reading is equal to VPC into ICC into cosine of angle between VPC and ICC. So this is equal to 200 into 4 into cos of 37 degrees. So this is 800 into 0.8, so this is 640 watts. That is correct, right? So option B आपका सही है इसमें, 640 watts is the reading. ठीक है ना. तो आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बेसिकली. आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि वाटमीटर की रीडिंग क्या होती है, सिंपल RL लोड के साथ कैसे डील करते हैं, एंगल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन लेना है आपको, CT का बेसिक नॉलेज, रेटेड प्राइमरी अपॉन रेटेड सेकेंडरी आपको दिया हुआ है, वहां से आपने सेकेंडरी का करंट निकाल दिया CT का, और वो हमारा करंट कॉइल करंट था, दैट वाज 4 एम्पेयर्स, राइट. लेकिन रेटिंग उसका 5 एम्पेयर्स है, ठीक है ना. तो 4 एम्पेयर निकाल दिया वहां से, दोनों को मल्टीप्लाई किया और दोनों के बीच का एंगल जो था वो 37 डिग्रीज है, दैट इज बेसिकली द इम्पिडेंस एंगल ऑफ द लोड. मॉडुलस ले लिया मैंने रीडिंग का, ठीक है ना, क्योंकि जनरली आप अगर ट्रांसफॉर्मर की एनालॉजी पे लेके जाओ इसको तो I2 डैश और I2 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, लेकिन मैंने मॉड लिया क्योंकि सिर्फ रीडिंग पूछा था आपसे. तो दिस इज 800 into 0.8 दैट इज 640 watts, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ये गेट का पैटर्न है. इस तरीके के क्वेश्चंस आप गेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, जहां पर 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में लग रहे हैं, ठीक है ना. CT की भी नॉलेज लग रही है, वॉटमीटर की भी नॉलेज लग रही है, और सिंपल आपकी नेटवर्क्स की भी नॉलेज लग रही है. दैट इज द पैटर्न ऑन विच गेट प्रिपेयर्स द क्वेश्चन, राइट. तो आई होप कि ये सेशन आपको क्लियर हुआ हो, ये सेशन आपको समझ में आया हो. ये मैराथन सेशन था हमारा मेजरमेंट्स का. मैंने बहुत कम क्वेश्चंस लिए थे, अराउंड 14-15 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन सारे ही कॉन्सेप्चुअल थे और सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है. डिजिटल मीटर का भी क्वेश्चन लिया है, CRO का भी लिया है, पावर का भी लिया है, इंस्ट्रूमेंट्स का भी लिया है, ठीक है ना. तो इसलिए एक ओवरऑल रिविजन आपका हो गया. और इसके अलावा मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं वो क्रैश कोर्स में भी कराए हैं, स्पेशल क्लासेस में भी करवाए हैं, और उम्मीद क्रैश कोर्स में भी करवाए हैं. सो यू हैव टू रिवाइज ऑल अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. सो दिस इज रिगार्डिंग द मैराथन ऑफ मेजरमेंट्स. आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस किया हो, क्वेश्चंस को समझा हो. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस एंड होप यू क्रैक द एग्जाम in a very nice way, and my wishes are always with you. So thank you for this session. Thanks for listening, all of you. Thank you.